हाय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि हम समझेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। देन हम जानेंगे कि इसके टाइप कितने होते हैं और हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। देन इसमें हम समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर किसी को ये समस्या होती है उसको इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। तो देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन। समझते हैं। तो देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि एक पुरुष या फिर महिला को अपने पेशाब को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। जब वह चाहते हैं तब वह पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके ना चाहते हुए पेशाब की बूंदें निकल जाती हैं, पेशाब निकल जाती है। या फिर बोला जाए कि जब वह टॉयलेट जाते हैं तो रास्ते में ही पेशाब निकल जाती है, टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाते, तो उस कंडीशन को यूरिन इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है। या फिर समझिए, देखिए, दिस कैन रेंज फ्रॉम एन ओकेशनल लीकेज ऑफ यूरिन। मतलब कि क्या होता है कि पेशाब का लीकेज होता रहता है, पेशाब थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है। देखिए, कंप्लीट इनएबिलिटी टू होल्ड एन एनी यूरिन, मतलब कि क्या होता है, यूरिन को रोकने में असमर्थ रहते हैं, यूरिन को ठीक तरह से रोक नहीं पाते, वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, देखिए, इनकॉन्टिनेंस इज द मोस्ट कॉमन अमंग द एल्डरली। तो वैसे तो ये समस्या ज़्यादा ओल्ड एज वाले पर्सनों में देखने को मिलती है जिनकी ये ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि उनमें ऐसा होता है जो ब्लैडर होता है उसका जो स्प्रेंटर होता है वो लूज हो जाता है, तो ये कंडीशन उनको देखने को मिलती ही है। बट यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, वुमेन आर मोर कॉमन लाइकली देन मैन टू हैव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। लेकिन हम बात करें तो पुरुषों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महिलाओं में ऐसी समस्या यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जो महिलाएं होती हैं उनमें ऐसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है आजकल। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं कि जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में देखने को मिलता है वो क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक जो फीमेल का ब्लैडर होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें क्या है, यूरिन है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्प्रेंटर होते हैं जो कि वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। जब पेशाब करने जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ के जो द्वार होते हैं, स्प्रेंटर होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो स्प्रेंटर होते हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर लूज हो जाएंगे तो क्या होगा कि अगर ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा तो लूज होने से जो द्वार होते हैं, जो स्प्रेंटर होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्प्रेंटर ओपन होंगे तो क्या होगा, यूरिन फिर क्या होगा, लीकेज होने लगता है। तो अगर यूरिन लीकेज होगा तो क्या होगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या एक फीमेल को बनने लगती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है एक कंडीशन में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिन इनकॉन्टिनेंस के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमें 4 प्रकार के यूरिन इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस विच इज द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग एक्शन सच एज कफिंग, स्नीजिंग एंड लिफ्टिंग दैट पुट एब्डोमिनल प्रेशर ऑन द ब्लैडर। तो ये एक महिलाओं में बहुत ही कॉमन समस्या होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। इसमें क्या होता है कि जब वह कफिंग करती हैं, खांसती हैं, तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा यूरिन की मात्रा, पेशाब की मात्रा निकल जाती है। या फिर क्या होता है, जब वो एकदम से स्नीजिंग करती हैं, छींकती हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो वॉशरूम होता है, जो पेशाब होती है, वो निकल जाती है। या फिर क्या होता है कि जब फीमेल क्या होती है, एकदम से क्या हो कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा वेट उठा लेती हैं, कोई वजन उठाती हैं, तो उस टाइम पे कभी ना कभी क्या होता है, ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि उनकी पेशाब निकल जाती है। या फिर क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें भी ऐसी कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, जो ब्लैडर होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो अगर ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा तो जो स्प्रेंटर है और मसल्स वहाँ की लूज होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को हमें मिलती है। तो ये होता है एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। चलिए इसके बाद देखिए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सडन इंटेंस अर्ज टू यूरिनेट फॉलोड बाय इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन। इट अकर्स ड्यू टू ओवर एक्टिव ब्लैडर मसल्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर एकदम से अर्ज लगती है, सडनली अर्ज लगती है, मतलब सडनली एकदम से वॉशरूम लगती है, पेशाब लगती है, तो उस समय पे क्या होता है कि वे वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाती, टॉयलेट तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और बीच ही रास्ते में क्या हो जाए, उनका यूरिन पास आउट हो जाए, पेशाब निकल जाए, इनवॉलंटरी तरीके से निकल जाती है, वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये कंडीशन होती है क्योंकि जो मसल्स होती हैं ब्लैडर की वो लूज हो जाती हैं, जिस कंडीशन में क्या होता है कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, और यूरिन को होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और सडनली एकदम से लगता है, अर्ज होता है, तो यूरिन इनवॉलंटरी तरीके से क्या होता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन
वेयर द ब्लैडर डज नॉट एम्प्टी कम्प्लीटली। इसमें क्या होता है कि पेशाब करने के बाद जो ब्लैडर है अगर वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से अगर खाली नहीं हुआ है, उस टाइम पे क्या होगा कि आप वॉशरूम भी कराएंगे, बाथरूम भी कराएंगे, फिर भी आपको फील भी होगा कि जो ब्लैडर है पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट और कंसल्ट ड्रिविंग ऑफ यूरिन। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके क्या होता है जो पेशाब होती है वो गिरती है, टपकती है, जिसके कारण क्या होता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या देखने को मिलती है। मतलब बूंद बूंद करके क्या होता है पेशाब गिरती है, ठीक है। देखिए, इट अकर्स ड्यू टू वीक ब्लैडर मसल। तो ये क्यों मिलती है, क्योंकि जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं, मतलब कि जो ब्लैडर के क्या होते हैं स्पेंटर होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो यूरिन होता है वो क्या होता है गिरता है, ठीक है। ये क्यों होता है, देखिए, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ब्लॉक यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा होता है जिसके माध्यम से जो यूरिन है, जो पेशाब है जो आ रही है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन बनती है। देन नर्व डैमेज, जो नर्व है जहाँ सेंसेशन करा रही है, क्योंकि जब हमारा ब्लैडर फुल होता है तो हमें सेंस होता है हमारे ब्रेन में कि ब्लैडर फुल हो गया है तो हम वॉशरूम करने जाते हैं, लेकिन अगर हमें सेंस ही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो यूरिन है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो इनकंटिनेंस कहलाता है। इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, बेड रेस्ट फॉर एग्जांपल व्हेन रिकवरिंग फॉर सर्जरी। तो देखिए, अगर क्या है कोई रिकवरी स्टेज में है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, तो सर्जरी होने पर अगर वह बेड रेस्ट है, अगर वह स्वयं से सेल्फ से वॉशरूम करने नहीं जा पा रहा है, तो उस टाइम पे अगर उसे वॉशरूम लगी हो तो क्या होता है कि ब्लैडर पर असर पड़ता है उसके, और जिसके कारण यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या देखने को मिल सकती है। देन देखिए, इंक्रीज यूरिन अमाउंट लाइक विथ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़। तो जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, जिनकी शुगर लेवल हाई होती है, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा बनता है, उनकी बॉडी में यूरिन ज़्यादा बनता है और उन्हें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसी समस्या है, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उनको भी यूरिन इनकंटिनेंस की समस्या देखने को मिल सकती है। देन एल्कोहल, जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनको ऐसी समस्या होती है। देन मेंटल कन्फ्यूजन, अगर मेंटली व्यक्ति फिट नहीं है, ठीक है, मेंटली रूप से हेल्दी नहीं है, तो क्या हो सकता है कि उसे वॉशरूम लगी भी हो, उसे पेशाब करने जाना भी हो, फिर भी क्या हो कि वहाँ तक ब्रेन तक सेंस ही नहीं पहुँच रहा है कि मुझे वॉशरूम करना है, पेशाब करना है, तो भी ऐसी समस्या बन सकती है, ठीक है। इसके बाद तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनका जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और साथ ही साथ बात करें जो एब्डोमेन में अगर बेबी ग्रो कर रहा है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लैडर होता है वहाँ पर प्रेशर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एब्डोमेन बढ़ेगा तो ब्लैडर पर प्रेशर भी पड़ेगा। तो ब्लैडर पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो जो क्या होते हैं जो स्प्रेंटर होते हैं वो लूज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रोस्टेट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, अगर प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जो स्प्रेंटर होंगे वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्टूल इन्फेक्शन फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, स्टूल ठीक से पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, स्टूल पास आउट करते समय बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो स्प्रेंटर की मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी इन्फेक्शन, तो अगर कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखिए महिलाओं में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल, तो अगर उन्हें कोई भी इन्फेक्शन है तो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको ऐसी समस्या होने के। इसके बाद वेट गेन, अगर बहुत ही ज़्यादा वेट रहता है, बॉडी वेट रहता है, तो बॉडी वेट होने से ब्लैडर पर अफेक्ट पड़ता है, ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी कंडीशन में ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। देन पॉलीयूरिया, अगर पॉलीयूरिया की कंडीशन है, व्यक्ति को बार बार पेशाब आता ही है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की भी समस्या बन सकती है, यूरिन को कंट्रोल ना कर पाने की, ठीक है। इसके बाद देखिए, कैफीन और कोआ बेवरेज अल्सो स्टिमुलेट द ब्लैडर, तो जो कैफीन होते हैं, कोको कोला होते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कैफीन, एल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग, तो ये भी क्या करती हैं कहीं ना कहीं ब्लैडर पर अफेक्ट डालती हैं। इसके बाद ब्लैडर कैंसर, अगर ब्लैडर कैंसर है तो भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। इसके बाद देखिए, डायग्नोस्टिक एंड एवेल्यूशन, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर, तो इसमें यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर किया जाता है। देन इसमें देखिए, वेजाइनल एंड एनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एंड एनल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती हैं जो कि ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, ब्लैडर के स्पेंटर को कंट्रोल करती हैं, उस मसल्स की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यूरोडायनामिक स्टडी, यूरोडायनामिक स्टडी यूरेथ्रा के प्रेशर और फंक्शन का पता लगाने के लिए हमें ये टेस्ट करवाना होता है। इसके बाद देखिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम लेवल एंड BUN ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो टेस्ट होता है वो भी करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए,
अल्ट्रासोनोग्राफी एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है जो कि करवा सकते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और कोई भी कंडीशन होती है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी भी एक प्रकार का इमेजिनेशन टेस्ट होता है जो कि यूरिनरी ट्रैक जैसे कि लाइक दिस किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर का एक्सरे प्रोवाइड करता है। उस एक्सरे के जरिए पता लगाया जाता है कि वह कहीं कोई डिफिकल्टी तो नहीं है यूरिनरी ट्रैक में। ठीक है, इसके बाद देखिए वीडियो यूरोडायनामिक्स। तो एक प्रकार का ये भी रियल टाइम इमेजिनेशन टेस्ट होता है जिसमें कि क्या होता है कि रियल टाइम हम पता कर सकते हैं कि इसी टाइम पे क्या चल रहा है, वहाँ पर कौन सी कंडीशन हुई है यूरिनरी ट्रैक में, ब्लैडर में, ये सब रियल टाइम हमें इमेजिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसलिए की जाती है ताकि जो मसल्स फाइबर होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, वहाँ के मसल्स फाइबर न्यूरॉन का फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं न्यूरॉन के पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है। ठीक है, मसल्स फाइबर के फंक्शन का पता लगाने के लिए। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है, कुछ बिहेवियरल टेक्निक होती हैं, कुछ लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करने होते हैं, कुछ प्रिवेंशन करने होते हैं ताकि अगर ऐसी समस्या है तो उस समस्या से हमें समाधान मिल सके। तो फर्स्ट यहाँ पर मैनेजिंग बॉडी वेट। तो देखिए क्या होता है कि अगर ज़्यादा बॉडी वेट होता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओबेस्ट पर्सन है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लैडर होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने से क्या हो सकता है कि जो स्पेंटर होते हैं वो लूज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लैडर कंट्रोल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर कंट्रोल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप 2 घंटे बाद तो यूरिन पास आउट करने जाते हैं, तो 2 घंटे का गैप लेते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि जो क्या है ब्लैडर के स्पेंटर हैं वो ठीक हो सकें। और फिर आप ज़्यादा समय बढ़ा सकते हैं कि पहले आप 2 घंटे बाद वॉशरूम पास आउट करने जाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप टाइम शेड्यूल बढ़ाते जाइए, फिर आप फिर 3 घंटे बाद जाइए। फिर ऐसे ऐसे में क्या होता है कि आप ये ट्रेनिंग लीजिए ताकि ये ठीक हो सके। इसके बाद शेड्यूल टॉयलेट टिप्स। तो इसमें शेड्यूल टॉयलेट टिप्स में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको यूरिन पास आउट करने जाते हैं आप 2 घंटे बाद, तो ठीक है आप फिक्स 2 घंटे बाद ही जाइए। या फिर जब सोते समय वॉशरूम पास आउट करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो आप प्रॉपर जाइए। या फिर आप सोने उठने के बाद तुरंत जाते हैं, तो एक ऐसा आप टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं या बस में आप ट्रैवल करना हो आपको, तो ट्रैवल करने से पहले अगर आप वॉशरूम पास आउट करने जाते हैं तो जाइए, ताकि ये क्या हो सके कि आपके ब्लैडर पर जोर ना पड़े अगर बाद में कभी लगे तो। ठीक है, इसके बाद अवॉइड ब्लैडर इरिटेंट। तो क्या होते हैं, कुछ इरिटेंट होते हैं जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, स्मोकिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ब्लैडर पर अफेक्ट डालते हैं और ब्लैडर के जो स्पेंटर होते हैं उस पर भी अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अवॉइड करना है हमें। स्मोकिंग नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, कुछ भी इरिटेंट, कॉफ़ी, कोकीन ये नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर हाइजीन। हाइजीन एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना ही होता है, खासकर फीमेल को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है अपने पेरिनियल एरिया पर, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। इसके बाद देखिए कीगल एक्सरसाइज या फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ये एक प्रकार की जो एक्सरसाइज है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, इसके माध्यम से भी क्या हो सकता है कि जो पेल्विक होता है वहाँ की जो क्या होती हैं, जो मसल्स होती हैं, पेल्विक मसल्स होती हैं, वहाँ के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये एक्सरसाइज करना अनिवार्य होता है। तो आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि जो ब्लैडर क्या है, स्पेंटर हैं, वो ठीक हो सकें। अगर उनमें लूजनेस है तो वो ठीक हो सकें, वॉलंटरी कंट्रोल हो सकें। ठीक है, इसके बाद फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट। तो फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट, डाइट पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी डाइट ना लीजिए जो कि हमारे ब्लैडर पर इफेक्ट डालती हो, हमारे यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट डालती हो। और अगर आपको क्या है कि डायबिटीज़ है तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करिए, ऐसी डाइट लीजिए जो शुगर फ्री हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।